नमस्ते सभी को। एक बार पुनः स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। और आज हम बीए बीएड सेकेंड ईयर बीएड सेकेंड यानी बीए बीएड सेकेंड ईयर एंड बीए फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आपकी जो पहली इकाई है, प्रथम इकाई, उसके अंतर्गत एक मतलब जो यूरोपीय इतिहास के अंदर एक घटना घटी थी, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, उसके बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है भाई। अब क्या हुआ था कि सबसे पहले हम देखते हैं कि अमेरिका का अगर अपन स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं ना, तो उसके अंतर्गत आपको मैंने कुछ कारण बताए थे, यानी अमेरिकी क्रांति के जो कारण थे वो क्या थे। तो सबसे पहला हमने जो कारण पढ़ा था वो पढ़ा था जेम्स तृतीय की व्यक्तिगत व निरंकुशवादी नीति, ये हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद में जो दूसरा था वो था ग्रीनविले की नीतियाँ। ठीक है, ग्रीनविले की नीतियाँ, ये दो। और तीसरा कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। ये तीनों कारण कल हमने पढ़ लिए थे, यानी पिछले वाले वीडियो में हमने ये तीनों कारण पढ़ लिए थे, जान लिए थे इनको भी क्या क्या था। यानी अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, यानी अमेरिका जो है वो अपनी या किन के गुलाम था, ये किसका उपनिवेश था, इंग्लैंड का उपनिवेश था। और अब ये क्या करेगा, एक लड़ाई लड़ेगा, किसके लिए, इंग्लैंड से अपनी औपनिवेशिक शक्ति को समाप्त करने के लिए, या जो उपनिवेश था वो अपनी औपनिवेशिक दर्जा समाप्त करने के लिए एक लड़ाई लड़ेगा, किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए। अब इसके कारणों की अगर अपन व्याख्या करते हैं ना, तो कारण, सबसे पहला कारण तो था, देखिए, किसी भी शक्ति का, किसी भी तानाशाही का अगर विनाश होता है, नाश होता है, तो उसके पीछे उसका मुख्य अगर कारण देखा जाए तो होता है तानाशाही या निरंकुशवादी। देखिए, एक तो होता है निरंकुश, एक होता है तानाशाही। तीसरा वर्ड है राजतंत्र, एक होता है लोकतंत्र, एक होता है शवतंत्र। ये सारे के सारे वर्ड देखो। निरंकुश यानी निर+ में अंकुश, यानी जिसकी शक्तियों पर कोई अंकुश न हो, यानी जिसकी जो शक्तियाँ होती है, जो पावर होती है, उनके ऊपर अपन किसी भी प्रकार की प्रोहिबिशन, कोई प्रकार की कोई लगाम, किसी भी प्रकार का हम अंकुश नहीं लगा सकते। दैट्स कॉल्ड, उसे अपन क्या कहेंगे, निरंकुशवादी। निरंकुश यानी अपन कहते हैं ना कई बार, ये तो राजा बहुत शक्तिशाली है, इसकी शक्तियों पर तो अंकुश लगाना बहुत मुश्किल है। तो ये कोई भी शक्ति हो, चाहे कोई भी डायनेस्टी हो, कोई भी साम्राज्य हो, कोई भी राजा हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी देश हो, अगर उसका पतन होगा तो उसका मुख्य कारण मिलेगा आपको निरंकुशवादी। यानी अगर शक्तियाँ, जिसकी शक्तियों पर अंकुश लग जाएगा तो वो तानाशाही या निरंकुशवादी हो ही नहीं सकता। अब निरंकुशवादी अपन किसको कहेंगे, जिसकी शक्तियों पर कोई अंकुश नहीं लगा सके, वो निरंकुशवादी। अब दूसरा था तानाशाही का जो अर्थ होता है ना, देखिए, अब अपन ये जब पढ़ेंगे ना तो इसमें ये शब्द बार बार घूमेंगे। तानाशाही एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसका मीन्स जो अर्थ है, अगर इसका अपन एक्सप्लेन करेंगे तो इसका एक्सप्लेन बहुत बड़ा, इसका विस्तारित रूप लेके आएगा। तो तानाशाही का अर्थ होता है यानी जहाँ पर शासन की सारी शक्तियाँ, यानी शासन की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथों में हो, उसे अपन क्या कहते हैं, तानाशाही। क्या कहते हैं, तानाशाही। शासन की सारी शक्तियाँ जहाँ एक व्यक्ति के हाथ में हो, उसे अपन क्या कहेंगे, तानाशाही। समझ में आ गई। जैसे सपोज करिए भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो भारत में आपको ये कभी आभास होता है, देखो मेरे पास शक्ति है, आपके पास शक्ति है, प्रधान के पास शक्ति है, विधायक के पास शक्ति है, मुख्यमंत्री के पास शक्ति है, जिला प्रमुख के पास शक्ति है, मुख्यमंत्री के पास शक्ति है, प्रधानमंत्री के पास शक्ति है। शक्तियों का वर्गीकरण हो गया। यानी भारत ने क्या किया, भारत 1947 में इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया जब आज़ाद होता है तो इसने लोकतंत्र को अपनाया। किसको अपनाया,
लोकतंत्र को, लोकतंत्र द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन इंक्लूड किया जाता है उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। अब भारत ने क्या किया? भारत को पता था, यानी इंडिया के जो बुद्धिजीवी थे उनको ये पता था कि अगर हम सीधा लोकतंत्र ले लेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में फिर जैसे सपोज करिए होगा तो लोगों का तंत्र, यानी एक तंत्र बन जाएगा लोगों का, लेकिन जो शक्ति जिसके हाथ में जाएगी वो कहीं ना कहीं शक्तियों का दुरुपयोग न कर दे। इसीलिए क्या किया गया? भारत ने लोकतंत्र की यूनियन जो पॉलिसी है, जो संघीय व्यवस्था, उसको अपनाया, उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है ना? यानी लोकतंत्र को तो अपनाया, और लोकतंत्र पढ़ते हैं ना अपन, तो लोकतंत्र की अलग अलग विशेषताएं होती है, जैसे एकल संघीय है, संघीय है, बहुसंघीय है। तो भारत ने जो व्यवस्था अपनाई लोकतंत्र की, उसका जो पार्ट लिया, जो एक्सेप्ट किया, जो बोरो किया, जो डोमेन किया, वो था संघीय व्यवस्था। द मीन्स ऑफ संघीय जो यूनियन जो व्यवस्था थी, इसका अर्थ होता है कि भारत में जो मुख्य शक्तियाँ हैं, यानी लोकतंत्र का तो आपको पता चल गया कि जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन किया जाता है वो तो होता है लोकतंत्र। और लोकतंत्र की जो संघीय व्यवस्था होती है, इसका अर्थ होता है कि यानी शक्तियाँ जो होगी, यानी जो मुख्य, जैसे सपोज करिए 100% शक्तियाँ हैं, उन 100% शक्तियों में मुख्य जो शक्तियाँ होगी वो तो रहेगी हमारी केंद्र सरकार के पास। सही है ना बात? केंद्र सरकार बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उनका जो कैबिनेट मंडल है, उनके पास रहेगी। और जो बची हुई शक्ति है ना, उसकी आनुषंगिक इकाइयों में विभाजित हो जाएगी। यानी जो मुख्य शक्तियाँ, जो मेन पावर इंक्लूड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड जो बची हुई शक्तियाँ हैं वो इंक्लूड हो जाएगी अलग अलग इकाइयों में, अलग अलग यूनिटों में। समझ में आ रही है ना मेरी वाली बात? तो उसमें क्या होगा कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ, उनके ऊपर एक दूसरी शक्ति क्या रहती है? हावी रहती है। यानी अगर मुख्यमंत्री शक्ति का दुरुपयोग करेगा, जैसे मुख्यमंत्री कार्य करता राज्य सूची पे, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है संघ सूची पे, और दोनों के मध्य तालमेल बढ़ाने का कार्य करती है समवर्ती सूची। तो अगर कोई भी शक्ति किसी दूसरी शक्ति पे अगर हावी होने का प्रयास करती है, तो नीचे वाली शक्ति अपने आप को, अपना वजूद दिखाते हुए ऊपर हावी हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी शासन, कोई भी सम्राट, कोई भी राजा, कोई भी पीएम, सीएम, ये अपनी शक्तियों का गलत दुरुपयोग नहीं कर सकते। ठीक है? तो जिसके कारण क्या होता है? ये होता है तानाशाही। यानी शासन की सारी की शक्तियाँ, शासन की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति में इंक्लूड होती है, एक व्यक्ति में होती है, एक व्यक्ति के पास होती है। दैट्स कॉल्ड, उसे अपन क्या कहते हैं? तानाशाही। बोलते हैं ना कई बार तानाशाही रवैया। जो दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया का जो शासक है, जिनको उसको बोलते हैं ना कि वो तानाशाही शासक है, इस प्रकार से। तो वहाँ शासन की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ से संचालित होती है, तो उसे तानाशाही कहते हैं। एक होता है राजतंत्र। राजतंत्र होता है राजा का तंत्र, राजा का समूह है, राजा, जहाँ पर राजा शासन करता है, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, इंग्लैंड है, वहाँ पर आज भी राजा का शासन है। यानी वहाँ पर क्या होता है? सारी की सारी शक्तियाँ राजा के हाथ में होती है, लेकिन राजा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे, इसलिए वहाँ पर अन्य प्रकार की शक्तियाँ वो विभाजित कर दी जाती है। ठीक है? उसके बाद होता है लोकतंत्र। ये मैंने आपको बता ही दिया लोकतंत्र क्या होता है। अब होता है स्वतंत्र। जैसे अपन कहते हैं ना, भारत 1947 को स्वतंत्र हुआ, या भारत 15 अगस्त 1947 के दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो स्व में होता है स्वयं का, मेरा, माई सेल्फ, यानी मेरा। और तंत्र में होता है राज, ये जो शक्तियाँ होती है ये, यानी मेरे स्वयं का राज। तो 1947 में जब अपन स्वतंत्र हुए, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोग अब क्या हैं? आज़ाद है। ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है? तो अब ये तीनों चीज़ें तो हमने पढ़ ली, क्योंकि क्रांति होगी और होगा, तो इसका मुख्य कारण यहीं से निकल के आता है। यानी ये अगर शक्तियाँ हावी नहीं होती तो शायद ये चीज़ें नहीं हो पाती। ठीक है? तो ये तीन कारण तो हमने कल पढ़ लिए थे। अगर अपन अब चौथा कारण पढ़ेंगे तो चौथा कारण निकल के आता है, इसके बाद ग्रीडी विले के बाद रोकी गम की घोषणा। चौथा जो कारण था वो था रोकी गम की घोषणा। ठीक है? रोकी गम की घोषणा। अब इसने, ये रोकी गम क्या हुआ? ये प्रधानमंत्री बन के आया, ग्रीन विले के बाद ये पीएम बन के आया। इसने क्या किया? इसने देखो, इसको पता चल गया कि क्रांति कहीं ना कहीं भड़क सकती है। अब अपन जैसे भारत में जब क्रांति भड़की थी 1857 में, तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। जैसे सपोज करिए 1857 की जब क्रांति हुई थी ना, तो उसके बाद 1858 भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था, जो कि लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था इलाहाबाद दरबार में महारानी विक्टोरिया को। उसके अंतर्गत क्या हुआ था
कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था ना वो किसके हाथ में चला गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। और जो गोद निषेध प्रथा थी, सहायक प्रथा थी, जितनी भी वो कानून, वो नियम या वो प्रथाएं जो कि भारतीयों के खिलाफ थी, वो सारी की सारी बंद कर दी थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को पता चला कि अगर आप ये चीज़ें बंद नहीं करेंगे तो क्या पता ये दोबारा क्रांति कर दे। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई। यानी ग्रीनविले ने क्या किया था, ग्रीनविले ने नीतियाँ बनाई थी, शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट और कवार्टिंग एक्ट, ये 4 एक्ट लेके आया था जो कि क्रांति की मतलब एक तरह से देखें तो इन्होंने पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी चारों कारणों ने। अब रोकिंगम ने घोषणा की, रोकिंगम ने घोषणा की कि रोकिंगम ने कहा कि मैं ग्रीनविले द्वारा स्थापित या ग्रीनविले द्वारा लागू किए गए एक्ट, कौन कौन से किए थे? शुगर एक्ट, उसके बाद स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट, और चौथा कांड था कवार्टिंग एक्ट। बंद कर दूंगा, यानी बंद कर दिए। समझ में आ गई? यानी ग्रीनविले ने क्या किया, रोकिंगम ने क्या किया, यानी ये ग्रीनविले के बाद में प्रधानमंत्री बना। इसने कहा कि मैं ग्रीनविले द्वारा लागू किए गए एक्ट, क्योंकि अगर ये अब बंद नहीं करता ना इनको तो क्या पता क्रांति यहीं से शुरू हो जाती। लेकिन इसने क्या किया, इसने कहा कि मैं जो ग्रीनविले ने जो लागू किए थे ना कानून, शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट, कवार्टिंग एक्ट, ये सारे के सारे एक्ट क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। ठीक है। लेकिन इसने एक बात और डाल दी, इसने कहा लेकिन अमेरिकी संसद पर कानून बनाने का अधिकार इंग्लैंड के पास रहेगा। ये इसने यहाँ पर अब दिक्कत कर दी। दिक्कत इसने क्या करी कि सबसे पहले इसने कहा कि मैं ग्रीनविले ने जो लागू कानून पारित किए थे ना, जितने 4 वो शुगर, स्टाम्प, करेंसी, कवार्टिंग, वो सारे के सारे उनको समाप्त कर देता हूँ। लेकिन इसने एक नई बात डाल दी कि लेकिन अमेरिकी संसद पर, इसने कहा कि अमेरिका के जो कानून है, जो संसद है, उसके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है ना, वो किसका रहेगा, इंग्लैंड के पास रहेगा। लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। तो ये योजना भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्रांति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तो ये कितने कारण हो गए, कुल 4 कारण हो गए। कुल कितने कारण हो गए, 4। अब आएगा टाउनशेंड कर योजना। 5वां जो कारण निकल के आएगा वो आएगा टाउनशेंड कर योजना। टाउनशेंड कर योजना टाउनशेंड कर योजना क्या थी कि ये एक वित्त मंत्री था, इंग्लैंड का वित्त मंत्री था। इसने सोचा कि अगर इस प्रकार के अपन जल्दी जल्दी कानून लेके आएंगे, या ऐसे कानून अगर अपन वो कानून लेके आएंगे जिससे कि अमेरिका वाले जल्दी उपद्रवित होते हैं, तो इन सब कानूनों को अपने को समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये चित्र जानता था कि अगर ये कानून बन रहे हैं इस प्रकार से तो हमें जल्दी ही यहाँ से जाना पड़ सकता है। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि पीछे ग्रीनविले व रोकिंगम की घोषणा को मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है। और इसने
और इसने कागज, चाय, शीशा, रंग व धातु इन 5 वस्तुओं पर कर लगा दिया। ठीक है, यानी टाउनसेंड ने क्या किया, इसने देखो अलग अलग प्रकार से अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इनका इंग्लैंड का तो रवैया कमज़ोर हो रहा है, जबकि जो अमेरिकी लोग हैं उनके हौसले क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसने क्या किया, सबसे पहले कि रोकीगम की घोषणा, ग्रीनविले के जो कानून थे उन सबको समाप्त कर दिया, और इसने कहा कि टाउनसेंड कर योजना के तहत क्या हुआ कि जो पीछे ग्रीनविले या रोकीगम की घोषणा जो थी उनको समाप्त कर दिया गया, और कहा कि अब 5 वस्तुओं के ऊपर कर लगेगा। कितनी वस्तुओं के ऊपर? 5, जिसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, कागज, उसके बाद चाय, उसके बाद शीशा, उसके बाद रंग और उसके बाद धातु। यानी आपको सिर्फ 5 वस्तुओं के ऊपर अब टैक्स देना है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या आएगा, कागज, चाय, शीशा, रंग, धातु, कागज, चाय, शीशा, रंग, धातु। और अंतिम रूप से जो कर रहेगा उन चारों पर भी हट जाएगा, सिर्फ रहेगा एक चाय के ऊपर। तभी तो वो चाय वाली घटना घटेगी ना बोस्टन हत्याकांड पे, बोस्टन टी पार्टी के नाम से, वो इसका तात्कालिक कांड बन के आएगी। ठीक है, तो टाउनसेंड कर योजना हो गया। उसके बाद होगा ये अपना उन्हें कितने कांड पढ़ लिए, इसके 5 कांड। जो छठा जो कांड होगा वो होगा इंग्लैंड की दोषपूर्ण व्यापारिक नीति। इंग्लैंड की दोषपूर्ण व्यापारिक नीति। अगला जो कारण है 6 नंबर, वो आएगा इंग्लैंड की दोषपूर्ण व्यापारिक नीति, जिसके अंतर्गत सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था औद्योगिक नीतियाँ। औद्योगिक नीतियाँ, उसके बाद व्यापारिक नीतियाँ, तीसरा था नौ संचालन नीतियाँ। ठीक है भाई, यानी इंग्लैंड की दोषपूर्ण व्यापारिक नीति, इंग्लैंड की दोषपूर्ण व्यापारिक नीति, यानी अगर आपकी ये समझ में आ गया ना दोषपूर्ण व्यापारिक नीति, तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। दोषपूर्ण व्यापारिक नीति का अर्थ ये था कि इंग्लैंड क्या करता था, व्यापार करता था। सबसे मुख्य कारण का यही है, यानी जैसे भारत को जब उपनिवेश बनाया था, यानी कोई भी देश किसी भी देश को अगर अपना उपनिवेश बनाता है ना, तो उसका मुख्य कारण होता है 2। यानी इंग्लैंड ने भारत को जब अपना उपनिवेश बनाया तो उसकी जो पंचवर्षीय रिपोर्ट आई थी उसके अंदर उसका जो ब्यौरा आया था, उस ब्यौरे में यही था कि किसी देश को जब दूसरा देश अपना उपनिवेश बनाता है, उसके ऊपर अपना अधिकार करता है, उसको अपना गुलाम बनाता है, तो इसके 2 रीजन होते हैं। पहला का रीजन तो होता है कि अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, यानी अपनी संस्कृति जो होती है ना, अपनी पावर जो होती है उसका दूसरे देश को दिखाना, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। और दूसरा जो कारण होता है, जो मुख्य कारण, वो होता है कच्चा धन या व्यापारिक जो नीतियाँ उसको सुलभ बनाना, व्यापार करना। ठीक है ना। और इसी कारण से इंग्लैंड ने भारत, क्योंकि भारत में कच्चा माल बहुत था और उस कच्चे माल को लेने के लिए इंग्लैंड जो है वो भारत में आता है, फिर अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहली जो नीति थी वो थी औद्योगिक नीतियाँ। ठीक है, वही भारत वाला सिस्टम। औद्योगिक नीतियों में क्या क्या आएगा, सबसे पहले देखिएगा, एक एक पढ़ते हैं अपन। औद्योगिक नीति में क्या आएगा, औद्योगिक नीति में क्या था, सबसे पहले देखिए इंग्लैंड के, जैसे देखो इंग्लैंड के अंदर लंकाशायर, मैनचेस्टर, ठीक है, यानी ये बड़ी बड़ी कंपनियां थी, बड़े बड़े शहर थे यहाँ पर लंकाशायर में, मैनचेस्टर में। तो ये क्या करते थे औद्योगिक नीति में, सबसे देखो इंग्लैंड की दोषपूर्ण व्यापारिक नीति। अब फायदा देखिए वही भारत वाला सेम सिस्टम। उद्योगों में क्या करते हैं कि अमेरिका से कच्चा माल लिया, अमेरिका से कच्चा माल प्राप्त किया, अमेरिका से कच्चा माल लिया, कैसे, कम दाम पे, कम दाम पर। ठीक है, ध्यान से देखना। फिर
कच्चे माल को इंग्लैंड ले जाकर उत्पादन किया, फिर उसी माल को उच्च दामों पर अमेरिका में बेचना। अब ये चीज़ अगर देखी जाए तो बहुत ही दुविधापूर्ण थी, दुखदायी थी। यानी औद्योगिक नीति में उद्योग धंधे, अगर ये चीज़ें सपोज करिए अगर ये अपना उद्योग अमेरिका में लगा देते तो कम से कम अमेरिका के लोग की जो भूमि बिकती वो वहाँ पर क्या होता उसको पैसे मिलते, फिर अमेरिका के लोगों को रोज़गार मिलता, फिर उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो किराया था वो बचता, तो सामान थोड़ा सस्ता होता तो उनको सस्ते दामों में मिलता। लेकिन ये क्या करते हैं इंग्लैंड की दोषपूर्ण व्यापारिक नीति के अकॉर्डिंग कि औद्योगिक नीति में अमेरिका से जैसे सपोज करिए ये कपास खरीदेंगे, मक्का खरीदेंगे, जो भी मतलब कच्चा माल होगा वो खरीदा सपोज करिए 100 रुपये क्विंटल खरीदा कोई चीज़, फिर उसको कहाँ लेके चले गई है, कहाँ लेके जाएंगे, इंग्लैंड लेके जाएंगे। अब इंग्लैंड लेके जाएंगे तो इंग्लैंड का जो उद्योग धंधा वो फलीभूत होगा ना, इंग्लैंड का जो धंधा वो तो और आगे बढ़ेगा। अगर वो धंधा बढ़ेगा तो वहाँ रोजगार किसको मिलेगा, इंग्लैंड के लोगों को मिलेगा। तो इंग्लैंड में जो आर्थिक बेरोजगारी थी, प्रच्छन्न बेरोजगारी थी वो समाप्त हो जाएगी। फिर वहाँ से वहाँ के जो व्यापारी है वो उसी माल को अमेरिका में क्या पूरे वर्ल्ड में उसको सप्लाई करेंगे, क्योंकि उनके तो बहुत सस्ता है, वो चिप सस्ता आया था वो, फिर उसको वो महंगे दामों पर उन अन्य देशों में अपने औपनिवेशिक देश है वहाँ पर जाके बेचेंगे। तो इनको दोहरा लाभ हो रहा था। तो इस प्रकार से जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है, औद्योगिक नीतियाँ। उसके बाद दूसरा अगर अपन देखें तो व्यापारिक नीतियाँ, औद्योगिक नीतियाँ, दूसरा था व्यापारिक नीतियाँ। व्यापारिक नीतियों में क्या था कि जो इंग्लैंड के लोग थे वो क्या करते थे कि जो व्यापार करने का जो उनका तरीका था वो हमेशा से ही उपनिवेश जो राष्ट्र था उसको दबाए रखना था। यानी इस प्रकार का मतलब वो व्यापार करते थे जिससे कि उनको कुछ भी लाभ न हो, जबकि अमेरिका के लोगों को वो दबाना चाहते थे, इंग्लैंड के लोगों को दोहरा लाभ हो। तो इनका व्यापारिक। और तीसरा हो गया, तीसरा जो था वो था नौ संचालन नीतियाँ। नौ संचालन नीतियों में क्या था कि जो बंदरगाह होते थे, बंदरगाहों पर इंग्लैंड की सेना तैनात रहती थी। इंग्लैंड की सेना बंदरगाहों पे क्या रहती, इंग्लैंड की सेना तैनात रहती थी। अब इंग्लैंड की सेना तैनात रहती थी तो इस सेना का खर्चा, इस सेना का खर्चा उपनिवेश को उठाना पड़ता था, उपनिवेश को उठाना पड़ता था। उठाना पड़ता था। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि उस समय जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, जो व्यापार होता था, जो लेन देन होता था ना, वो किन के माध्यम से होता था, बंदरगाहों के माध्यम से होता था। अब बंदरगाह पर क्या तैनात करती इंग्लैंड की सेना, जिससे क्या हो गई, घूसखोरी, काला जो मुनाफाखोरी थी वो बंद हो गई। अब क्या होगा, जो व्यापार करेंगे, जो और करेंगे, तो सारा का सारा जो डायरेक्ट प्रॉफिट जो होगा ना वो इंग्लैंड के लोगों को जाएगा। और यहाँ पर जो सेना तैनात कर रखी है, जो जहाज़ों में सामान उतारने लादने का जो काम होगा वो तो करेगा औपनिवेशिक शक्ति, जो वहाँ के जो लोग हैं वो करेंगे, जबकि जो प्रॉफिट होगा वो किसको होगा, उन लोगों को होगा, इंग्लैंड के लोगों को होगा। तो इंग्लैंड की जो दोषपूर्ण व्यापारिक नीति थी, इसके कारण देखो बहुत सारे हैं, लेकिन अपन अगर अपनी कक्षा के सीमित तक रखें तो 3 कारण बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी औद्योगिक नीतियाँ, व्यापारिक नीतियाँ, नौ संचालन नीतियाँ, कुटीर उद्योग जो थे वो पनप नहीं रहे थे, क्योंकि सारे के सारे उद्योग धंधे थे वो मतलब समाप्त हो गए थे। अमेरिका का जो बाजार था वो एक तरह से क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, क्योंकि अमेरिका का जो सामान था वो बिक ही नहीं रहा था। अमेरिका को कच्चा माल नहीं मिल रहा था, क्योंकि
वहाँ पर उनका अधिकार होने के कारण क्या था, सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा जो लाभ हो रहा था वो किनको हो रहा था, इंग्लैंड के लोगों को हो रहा था। ठीक है, तो हमने कुल कितने कांड पढ़ लिए, 6 कांड पढ़ लिए। कितने कांड पढ़ लिए, 6 कांड। इसके बाद में जो अगला कांड आएगा वो बौद्धिक कांड आएगा, फिर इसका तात्कालिक कांड यानी बोस्टन बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन हत्याकांड आएगा, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये अपन जो पढ़ रहे थे ये BA BEd सेकेंड ईयर में लगता है। BA BEd में आपकी जो सेकंड बुक है वो पुनर्जागरण यानी अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, बिस्मार्क, प्रथम सेकंड ये जो हमारी वर्ल्ड वॉर है, ये UNO, ये आपका जो सिलेबस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।